आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस का एग्जाम 2023 में हुआ है, उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। हर एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है कि हिंदी में क्वेश्चन आपका है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। एक वर्ड यूज किया हुआ है, वास्तविक फोकस। किस दर्पण में वास्तविक फोकस की बात किया है कि वास्तविक फोकस किस दर्पण में होता है। इंग्लिश बेसिक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ कि विच मिरर है रियल फोकस। कौन से मिरर के पास में आपका रियल फोकस होता है। तो आंसर तो इसका इसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कॉनकेव मिरर के पास रियल फोकस होता है। अगर कॉनकेव मिरर का आप कुछ टर्मोलॉजी देखेंगे, चाहे मिरर का स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। स्फेरिकल मिरर आपका दो भागों में होता है। मिरर जो है आई है स्फेरिकल मिरर, ये आपका एक कॉनकेव है और एक आपका कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब हिंदी में अवतल होता है, कॉन्वेक्स मतलब हिंदी में आप देख सकते हैं उत्तल होता है। कॉनकेव का जो शेप बनता है, जो डायग्राम बनता है, इसका फिगर जो बनता है कॉनकेव का, ये केव की तरह होता है, इस तरह से कुछ। इसका जो पॉलिश सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है। मान लीजिए सपोज स्फीयर का एक पार्ट है और इसका पॉलिश सरफेस किधर होगा, बाहर की तरफ। और इसमें कुछ इससे रिलेटेड टर्म है। मान लीजिए जो मिरर का मिडिल पार्ट होगा उसको फोकस बोलते हैं, सॉरी, मिरर का जो मिडिल पार्ट होगा, जो मिड पॉइंट होगा, उसको हम लोग पोल बोलेंगे। और पोल से ही एक फिक्स दूरी पर डिस्टेंस पे, चाहे मान लीजिए सपोज ये अगर स्फेयर का पार्ट है तो इसको अगर आप गोला करेंगे हम लोग, इस तरह से कुछ कुछ ये बनेगा। तो स्फेयर का जो सेंटर होगा, स्फेयर में सेंटर होगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपका क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक का डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक मिड पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलेंगे, फोकस। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। इसका जो बीच का डिस्टेंस होगा स्मॉल एस से डिनोट करेंगे इसको, और इसको हम लोग जनरली बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, तो वाला देखिए अंदर की ओर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसका जो डायमीटर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको बोलेंगे हम लोग अपर्चर। इसको बोला जाता है अपर्चर। द्वारक हिंदी में शायद बोलते हैं। और इसमें जो क्या बोलते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जहाँ पे लाइट जिस सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलेंगे। और बाहर जो सरफेस देख रहे हैं उसको पॉली सरफेस कहा जाता है। और इसमें जब लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आता है, कॉनकेव मिरर का शेप आप केव की तरह बना लेंगे, इस तरह से कुछ होता है केव की तरह। और ये आपका इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, जो लाइन आप देख रहे हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया। ये इमेजिनरी लाइन होता है, रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है, रे का नेचर है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगा वह प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरेगा, टकरा मतलब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे मिरर के मिरर से टकराने के बाद में जिस पॉइंट से गुजरती है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। वो पॉइंट रियल भी हो सकता है और वो पॉइंट आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, यानी वर्चुअल भी हो सकता है। वर्चुअल जनरली कॉन्वेक्स मिरर में होता है और कॉनकेव में रियल आपका होता है। मतलब अगर रियल में रे अगर एक दूसरे को कट कर रहा है, ये आपका हो गया रियल फोकस। और कॉन्वेक्स में होता क्या है, कॉन्वेक्स का हम डायग्राम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये कुछ उल्टा। अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए बाहर की ओर है,
कॉनकेव का रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड अंदर की ओर देख रहा है केव की तरह है। अब इसका जो इसको जब उलट दीजिएगा ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। कॉन्वेक्स में भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा और इसके भी पैरेलल रे आएंगे, 2 रे हम लोग ले रहे हैं केवल। तो ये क्या करेगा, जब टकराएगा जब रिफ्लेक्ट होगा तो इस तरह से कुछ वापस मुड़ेगा और इसको जब आगे आप बढ़ाइएगा तो लगेगा कि कहीं किसी पॉइंट से या किसी पॉइंट पे जाकर काट रहा है। तो जिस पॉइंट पर काट रहा है वही इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर ये क्या कहलाएगा, फोकस। तो ये रियल में नहीं काटता है, एक्चुअली हम लोग बढ़ाते हैं, डॉट लाइन से बढ़ा रहे हैं तब काट रहा है। इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस, इसको बोलेंगे वर्चुअल फोकस। और इसको यहाँ पे बोलेंगे रियल फोकस, यानी वास्तविक फोकस। रियल फोकस इसको बोलेंगे हम लोग। तो हम लोग क्वेश्चन वही पूछा था कि रियल फोकस किसके पास होगा, तो रियल फोकस होगा कॉनकेव के पास होगा। इसके पास भी वर्चुअल फोकस होगा और आपका प्लेन मिरर के पास ऐसे अगर देखा जाए तो इसके पास फोकस और रेडियस होता है। प्लेन मिरर के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि प्लेन मिरर के केस में फोकस और रेडियस जो होता है इन्फिनिटिव होता है, इनफाइनाइट होता है। आइए सब प्लेन मिरर के केस में फोकस की जब बात करेगा या रेडियस की बात कर ले, इस केस में आपका इनफाइनाइट आंसर जाएगा। कॉनकेव में आपका रियल होगा और कॉन्वेक्स में आपका अगर फोकस पूछेगा तो वर्चुअल होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में रियली में नहीं काटता है, हम लोग जब बढ़ाते हैं तब लगता है कि हाँ ये काट रहा है, और इसमें रियल में रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद में दूसरे को काटती है। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकेंड में आपका है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, विच मिरर इज यूज इन फ्रंट ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो मोटर व्हीकल्स में जो इसका आंसर जाएगा वो इसका भी आंसर फर्स्ट जाएगा आपका। मोटर वाहन में जो मिरर लगे रहते हैं वो कॉनकेव रहते हैं। अच्छा साथ साथ दो ऑप्शन देखिए, दूसरे में कन्वेक्स दिया था, तीसरा में आपका प्लेन दिया था, चौथा में नॉन ऑफ दिस दिया था। तो कॉनकेव मिरर का यूज और कहाँ कहाँ पे होता है, थोड़ा सा हम यूज बता दें कुछ कुछ। कॉनकेव का यूज ऑफ कॉनकेव मिरर कुछ इंपोर्टेंट यूज है का कॉनकेव मिरर का यूज। तो इसका यूज जो होता है, जो एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं, मोटर व्हीकल्स वाला तो पूछता ही पूछता है। इट इज यूज इज हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। ये व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज किया जाता है। आइए, और इसका और यूज कहाँ किया जाता है, सर्च लाइट में भी किया जाता है। इसका यूज सर्च लाइट में किया जाएगा और टर्च में भी किया जाएगा इसका यूज। और इसका यूज आपका सेविंग मिरर के रूप में किया जाएगा। कॉनकेव का यूज एज अ सेविंग मिरर, सेविंग मिरर के रूप में भी मतलब गाड़ी बनाने के लिए किया जाता है, हिंदी में आप बोल सकते हैं। और भी इसका यूज है कॉनकेव का, जो कि आपका सोलर फर्नेस में किया जाता है। सोलर फर्नेस क्या है, सोलर फर्नेस जो एक सिस्टम, एक डिवाइस होता है जिसमें सन से आने वाले लाइट को क्या करता है, कलेक्ट करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हीट जनरेट कराता है। सन से आने वाले रे को किसी एक पॉइंट पर कलेक्ट करने का काम करता है। ऐसे कॉनकेव मिरर को आप एक और नाम से जानेंगे, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाने जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ जाता है कि कन्वर्जिंग मिरर कौन होगा, कॉनकेव। क्यों होता है भाई कन्वर्जिंग, क्योंकि आने वाली रे को क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है। कॉनकेव जो है जितने भी रे आ रहे हैं वो सबको क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कलेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्ट करता है। और कन्वेक्स को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। कन्वेक्स को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें इसको हम लोग डाइवर्जिंग के नाम से भी जानते हैं। कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग के नाम से जानेंगे और कॉनकेव को कन्वर्जिंग के नाम से, क्योंकि लाइट को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। कॉन्वेक्स जो आपका है ये इस तरह कुछ मिरर हम लोग जब कभी पढ़ेंगे तो डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। इस तरह से कुछ लाइट को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। जब रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, इसको फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं और कॉनकेव को कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो इसको सोलर फर्नेस में भी यूज किया जाता है, एक जनरली इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज किया जाता है। सोलर फर्नेस एक डिवाइस है जिसमें लोहा वगैरह गलाने के लिए किया जाता है काम। सोलर फर्नेस हो गया, सोलर कुकर भी हो गया, सोलर कुकर के रूप में भी यूज किया जाता है। कहीं कहीं मान लीजिए जहाँ पे लाइट वगैरह के, अरे क्या बोलते हैं, करंट वगैरह की दिक्कत है, चाहे पानी वानी एरिया है उस जगह पे, अरे
बड़े बड़े पहाड़ों वगैरह पे मतलब खाना वाना बनाने के लिए क्या करता है लोग कि सोलर कुकर का हेल्प लेता है। सन से आने वाले लाइट कॉनकेव मिरर इस तरह से सेट कर दिया जाता है, कुछ कुछ ऐसे बड़ा सा लगा देते हैं मिरर, और यहाँ पे आपका कहीं पे इसका फोकस को एक जगह किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लिक करने का, यहाँ पे कुकर वगैरह लगता है, खाना वाना जनरली थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बन जाता है इससे। तो इस तरह से इसका हेडलाइट में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, टर्च में हो गया, सेविंग मिरर में हो गया, सोलर फर्नेस में हो गया, सोलर कुकर में हो गया। और एक इंपॉर्टेंट यूज आपका है इसका, डेंटिस्ट के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ। इट इज यूज, इसका यूज, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज किया जाता है टू सी द लार्ज इमेज ऑफ, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ। टीथ का लार्ज इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ कुछ यूजेज थे कॉनकेव का, जो 5-6 यूज हम लोग देखें, और साथ साथ कन्वेक्स का भी यूज देख लीजिए, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है। कन्वेक्स का भी हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्स का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं जनरली कॉनकेव के साथ साथ। कॉन्वेक्स का भी कुछ यूज है, ये तो कॉनकेव का था। और कॉन्वेक्स का यूज भी एग्जाम में पूछा जाता है आपका है। अब क्वेश्चन जब एमसीक्यू देखिएगा तो ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है, लाइट से लगभग आपका 7-8 क्वेश्चन खाली पूछा हुआ है ऑप्टिक्स के एमसीक्यू में। तो कॉन्वेक्स मिरर का कुछ यूज हम लोग देख लेते हैं, कॉन्वेक्स का क्या क्या है। तो इसका यूज जो है रियर व्यू के रूप में किया जाता है, कॉन्वेक्स का यूज करके बात करें लोग। मतलब साइड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है, रियर व्यू का मतलब गाड़ी में व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में इसका यूज किया है। और भी इसका यूज रिफ्लेक्टर के रूप में स्ट्रीट लाइट में, इसका यूज स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है, गली वगैरह में किया जाता है लाइट को फैलाने, क्योंकि इसका काम है लाइट को फैलाना, तो गली वगैरह में किया जाता है जिससे कि मतलब लाइट मतलब ज्यादा डायरेक्शन में दिखा सके, मतलब ज्यादा डायरेक्शन को कवर कर सके, ज्यादा एरिया कवर कर सके। और फाइव मिनट के रूप में भी इसीलिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है ताकि ज्यादा एरिया कवर करता है। और साथ ही साथ क्या करता है कि जो इमेज जो दिखाता है यह आपका वर्चुअल और रियल इमेज दिखाता है, और ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा इमेज दिखाता है कॉन्वेक्स। और भी इसका यूज आपका इंडस्ट्रीज वगैरह में भी किया जाता है, एआईटीएम वगैरह में भी किया जाता है, इंडस्ट्री में भी ये किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से। तो इसका यूज आपका सिक्योरिटी पर्पज से भी किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पज से भी इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा होता है, और ज्यादा एरिया होगा तो लगे रहेंगे तो ज्यादा एरिया को कवर कर पाएगा, कोई किसी मतलब सामान में चोरी नहीं कर सके, इस चलते इसका सिक्योरिटी पर्पज से भी किया जाता है। प्लेन मिरर के भी कुछ कुछ यूजेज है। प्लेन मिरर के यूज तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अपने फेस को देखने के लिए घर पे भी करते हैं, लुकिंग ग्लास के रूप में, मतलब फेस देखने के लिए घर पे इसका यूज किया जाता है। फेस के देखने के लिए आप घर में जनरली हम लोग करते हैं टू सी फेस, टू सी फेस को देखने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। और इसका पेरिस्कोप में भी यूज किया जाता है, पेरिस्कोप में भी प्लेन मिरर का यूज हम लोग करते हैं। कैलेडोस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है, प्लेन मिरर का यहाँ पे कैलेडोस्कोप में भी यूज किया जाता है। कैलेडोस्कोप क्या एक डिवाइस होता है जिससे 3 प्लेन मिरर 60 डिग्री पर अरेंज होते हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट कलर ये मतलब कोई शो करता है, डिजाइन को शो करता है, ये जनरली सोनार द्वारा यूज किया जाता है। ये सारी का यूजेस हम लोग देखें। और कॉनकेव का कहाँ था, कॉन्वेक्स का कहाँ पे था, प्लेन का कहाँ था, और इसको कॉनकेव के कन्वर्जिंग बोलेंगे, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलेंगे। कॉनकेव जो है अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि मिरर से कि उस मिरर का आप नाम बताइए, वैसे मिरर का आप नाम बताइए जो आपका क्या बोलते हैं इमेज जो बनाएगा, मतलब जो प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा इरेक्ट और आपका ये क्या बोलते हैं वर्चुअल बनाएगा। वैसे मिरर का आप नाम बताइए जो प्रतिबिंब यानी इमेज हमेशा इरेक्ट यानी सीधा और आभासी बनाएगा, आभासी मतलब वर्चुअल। उसमें आंसर आपका चला जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के साथ साथ प्लेन भी जाएगा। अगर आपसे पूछे कि वैसा मिरर का नाम बताइए जो इमेज जो है हमेशा क्या बनाएगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, उसमें आंसर जाएगा कॉन्वेक्स जाएगा और प्लेन जाएगा, दोनों जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि उस मिरर का नाम आप बताइए, उस मिरर का आप नाम बताएं
क्योंकि आपका इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा है, साथ ही साथ छोटा बना रहा है। अगर वर्चुअल भी बोल दे कि वर्चुअल बना रहा है, इरेक्ट की भी बात कर ले, इरेक्ट बना रहा है, और साथ-साथ आपका डिमिनिश की बात कर ले, मतलब छोटा है। डिमिनिश का मतलब क्या है यहाँ पे? छोटा की बात कर रहा है। अगर छोटा भी बना रहा है, तो उस केस में आंसर आपका जाएगा कॉनकेव। और बोलेगा कि वैसा ही मिरर का नाम बताइए, जो कि आपका इमेज रियल भी बना रहा है, वर्चुअल भी बना रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आपका कॉनकेव जाएगा। कॉनकेव ऐसा एक मिरर है जो रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है। हर एक तरह के इमेज को आपका कॉनकेव मिरर बनाने की क्षमता रखता है। एक ही केस है मात्र जो वर्चुअल बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं। थर्ड में आपका जो है करा कि यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की क्षमता -2, देखिए माइनस लगा हुआ -2 डायोप्टर। डायोप्टर डी फॉर डायोप्टर है। डायोप्टर आपका लेंस की पावर का एसआई यूनिट है, मतलब पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट है। तो एक पावर बराबर होता है फॉर्मूला P बराबर 1/f, और f जो होता है आपका है हमेशा मीटर में होता है, ये पावर है। पावर का एसआई यूनिट जो होता है आपका है डायोप्टर होता है। एसआई यूनिट ऑफ पावर, P फॉर पावर है। एसआई यूनिट जो इसका होगा आपका, वो डायोप्टर होता है, और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी से लिखते हैं। अगर कहीं पर डी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो पावर ऑफ लेंस है। तो यहाँ देखिए डी लगा हुआ है, मतलब पावर दिया हुआ है, फोकस दूरी फाइंड करना है, मतलब एफ फाइंड करना है। पी बराबर 1/f, तो यहाँ से एफ फाइंड करना है, तो एफ अगर निकालिएगा, देखिए यहाँ पे एफ बराबर का होगा 1/p, मतलब पी और एफ जो है एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं। पी और एफ एक दूसरे को रेसिप्रोकल है। अब 1 है, पी आपका दिया हुआ है -2 डायोप्टर, यहाँ पे डायोप्टर लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला लिख लेंगे। इसको जब आप कट कीजिएगा तो ये होगा आपको 0.5, यहाँ पॉइंट है और माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये 0.5 होगा। और एफ है तो मीटर में होगा, तो यहाँ पे यूनिट तो बदल जाएगा इसका, लेकिन यहाँ पे अपन देखिए उस तरफ नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो हम लोग मीटर को, ये आया मीटर में होगा, ये डाटा जो आया मीटर में है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन चला जाएगा? 3 चला जाएगा। अच्छा माइनस लगा था, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि यह कौन सा लेंस है, यह विच टाइप ऑफ लेंस है। तो माइनस लगा हुआ है तो आपका कॉनकेव लेंस है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि फोकस जो है, एफ जो है, दो तरह का होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। फोकस जो आपका है वो दो तरह का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो होगा वो कॉनकेव के लिए होगा, और कॉनकेव में मिरर भी हो सकता है और लेंस भी हो सकता है, और ये आपका कॉन्वेक्स के लिए होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिखा गया, आपका पॉजिटिव जो होगा वो आपका कॉन्वेक्स के लिए होगा। पॉजिटिव फोकस किसके लिए होगा? कॉन्वेक्स के लिए, और कॉनकेव के लिए आपका नेगेटिव होगा। अब इसमें मिरर भी हो सकता है और लेंस भी हो सकता है, दोनों केस। क्यों ऐसा होता है भाई, नेगेटिव क्यों होता है कॉनकेव का? तो आपको रेड कोऑर्डिनेट का आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा, अगर होगा। मान लीजिए वाई, ये वाई डैश है, एक्स एक्स डैश है, इधर का डिस्टेंस सारा प्लस, इधर वाला भी सारा प्लस होता है। नीचे आप आइएगा, नेगेटिव डिस्टेंस होता है, इधर भी आप आइएगा डिस्टेंस दीजिएगा, ये भी नेगेटिव होता है। तो कॉनकेव में देखे होंगे फोकस किधर होता है? लेफ्ट साइड होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के या पोल के लेफ्ट साइड। सारा डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं, यहाँ पोल होता है, इसमें जो फोकस होता है आपका है वो आपका लेफ्ट साइड होता है, फोकस होता है आपका लेफ्ट साइड। तो जब लेफ्ट साइड है तो देखिए ओरिजिन से लेफ्ट का दूरी क्या होता है? नेगेटिव। पोल से हम लोग मेजर करते हैं तो लेफ्ट का जो डिस्टेंस होगा नेगेटिव होगा, इसलिए जो है कॉनकेव का जो फोकस होगा नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स में राइट साइड होता है, कॉन्वेक्स में फोकस किधर होता है आपका? राइट साइड। इस तरह से कुछ डायग्राम बनता है। कॉन्वेक्स देखिए, कॉनकेव आपका केव की तरफ बाहर की तरफ पॉलिश होगा, और कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ। उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा। ये इसका इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, इसको बढ़ाइएगा तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका फोकस जाता है, मतलब प्रिंसिपल अरे पोल को राइट साइड, तो पोल के राइट साइड वाला डिस्टेंस प्लस, पोल के लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस। तो कॉनकेव में पोल के लेफ्ट साइड फोकस होता है, इसलिए आपका नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स में पोल के राइट साइड आपका फोकस होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। तो आपका हो गया, इसका आंसर तो पहले ही हो गया था, लेकिन हम लोग नेगेटिव दिया था उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। 4 में आपका है कि पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज द हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स।
निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात किया है हम लोग कि किसका सबसे अधिक होता है। तो इसे इसका आंसर चला जाएगा हीरा यानी डायमंड। इसका हिंदी में हीरा और इंग्लिश में आप देख सकते हैं डायमंड इसका आंसर जाएगा। एयर के लगभग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.003 होता है और वाटर का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होगा 1.33 और ग्लास के जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.52 के आसपास होता है। ग्लास का आपका रिफ्रैक्टिव पॉइंट है यहाँ पे। और डायमंड के जो होता है आपका सबसे हाईएस्ट यही होता है 2.42 होता है। जो डायमंड का आपका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। तो इसमें हम लोग पूछा था कि किसका सबसे ज्यादा होता है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड के सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम पूछा तो एयर का हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक्चुअली होता क्या है? तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका क्या बोलते हैं, यह स्पीड ऑफ लाइट का कंपेरिजन करता है। जब ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और भी नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी के भी नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका जो देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी हिंदी में अपवर्तनांक था, देख सकते हैं आप। यह जो है यह एक तरह का रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका है इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब लाइट प्रवेश करता है, जब इंटर करता है, मान लीजिए कहीं पे हम फिगर बना दें, मान लीजिए मीडियम यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे मीडियम 2 है और लाइट यहाँ से प्रवेश कर रहा है, इंटर कर रहा है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, यहाँ पे आपका नॉर्मल होता है, तो यहाँ दो केस बनेगा। या तो आपका नॉर्मल की तरफ ये मुड़ेगा लाइट, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, या ये नॉर्मल से दूर भागेगा। दो केस क्रिएट हो सकता है, या तो आपको नॉर्मल की तरफ बैंड होगा या नॉर्मल से दूर भागेगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, इंटर करता है, ये रिफ्लेक्शन का एक्चुअली पार्ट है। तो यहाँ पे दो केस क्रिएट होता है, या तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगा या नॉर्मल से दूर भागेगा। नॉर्मल की तरफ कब बैंड होगा? जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 का मतलब 2 के तुलना में 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो। वैसे मान लीजिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है, तो वैसे केस में नॉर्मल की तरफ ये मुड़ेगा। जब मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की तुलना में कम हो, तो यह नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। और जब मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से आपका ज्यादा होगा, तो यह नॉर्मल से क्या करेगा? दूर भागेगा। तो यह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो आपका क्या है, यह स्पीड ऑफ लाइट है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, तो यह कितना गुना बढ़ जा रहा है या कितना गुना कम हो रहा है, एक्चुअली बताता है। यह क्या है? स्पीड ऑफ लाइट को बताता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, तो इसकी स्पीड में क्या चेंजिंग आ रहा है, ये लाइट इस तरह से मतलब स्पीड को बदल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी कंपेरिजन को ही बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग जनरली एन से 10th क्लास में डिनोट करते हैं। कहीं कहीं आप सीनियर क्लास में जाएगा तो म्यू से भी इसको डिनोट किया जाता है। एन बराबर आपका फॉर्मूला होता है एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर v1 अपॉन v2। v1 यहाँ का है वेलोसिटी ऑफ लाइट है और v2 आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको n21 लिखेंगे। ऐसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। मतलब जब भी हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो नीचे वाले की बात करते हैं। यहाँ पे जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या इससे पता चल रहा है, मतलब इसमें मीडियम 2 में इसका n21 का मतलब लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 1 के तुलना में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 का कितना है, वही फॉर्मूला बताता है। यह वेलोसिटी ऑफ लाइट है मीडियम 1 में, या वेलोसिटी ऑफ लाइट है मीडियम 2 में। यह जनरल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका दो तरह का होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका दो तरह का, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है यह दो तरह के होंगे। एक आपका होगा रिलेटिव, एक आपका होगा रिलेटिव, और एक आपका होगा एब्सोल्यूट। ये सब खैर टॉपिक अलग से भी पढ़ाए जाएंगे। एक आपका रिलेटिव है, RELATIV लिखा हुआ है, और एक आपका एब्सोल्यूट है। रिलेटिव में क्या होता है कि दो मीडियम कुछ भी हो सकता है। रिलेटिव में आपका दो मीडियम कुछ भी हो सकता है। आपका रिलेटिव जो होगा, देखिए जो पहले वाला होगा नीचे आता है हमेशा। इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? n21 को
रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, मतलब मीडियम वन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टू के तुलना में, ये रिलेटिव है, दो मीडियम कुछ भी हो सकता है, बट जैसे एब्सोल्यूट आपका वर्ड आया तो यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है सी अपॉन यहाँ पे यू हो जाएगा। अब यहाँ पे सी जो है क्या है, सी जो आपका है, थोड़ा सा एक सेकेंड, एब्सोल्यूट में सी जो आपका है इसमें, तो एन इजक्वल टू सी अपॉन भी, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर, यह स्पीड ऑफ लाइट होता है इन एयर या वैक्यूम की बात करते हैं, तो कितना होता है ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप किलोमीटर में जाइएगा 3 लाख हो जाएगा, 3 को जीरो घट जाएगा किलोमीटर में। तो अगर देखिए एब्सोल्यूट किसको बोला जाएगा कि जब स्पीड ऑफ लाइट मतलब एयर, इसमें हमको देखिए हम बताएं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो तरह का, एक रिलेटिव एक एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव में बताएं कि दो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है कि वाटर ऑफ ग्लास हो, ग्लास ऑफ डायमंड हो, कार्पिन, कुछ भी हो सकता है दो मीडियम, बट एब्सोल्यूट में आपका जब भी एक मीडियम होगा तो एयर होगा ही होगा, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब एक मीडियम आपका इसमें फिक्स करता है एब्सोल्यूट में कि एयर होगा ही होगा, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो जब वैसे हम स्पीड ऑफ लाइट की तुलना करेंगे तो वहां पे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, और दो मीडियम कुछ भी हो सकते हैं वहां पर जब बात करेंगे हम लोग वहां पर रिलेटिव का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। एब्सोल्यूट और रिलेटिव आप समझ सकते हैं कि क्या है। एब्सोल्यूट में एक मीडियम आपका एयर होना ही चाहिए, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 में देखते हैं, व्हिच फेनोमेनन ऑफ लाइट अकर्स बाय प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा हम लोग कौन से फेनोमेनन मतलब होता है। तो प्रिज्म के द्वारा देखिए ये क्या है, आपका ट्रेंगुलर फेस होते हैं 60 डिग्री पर झुके हुए होते हैं। प्रिज्म जो है आपका करता क्या है कि व्हाइट लाइट, जब ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो यह आपका 7 कलर में डिवाइड होता है। जब हम लोग व्हाइट लाइट को किसी भी प्रिज्म से पास कराएंगे तो यह 7 कलर में डिवाइड होता है, 7 कलर में ब्रेक होता है। इसी घटना को, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब हम लोग व्हाइट लाइट को किसी भी प्रिज्म से पास कराएंगे, गुजारेंगे, तो यह 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, 7 कलर कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट या डिस्पर्सन। आप लोग बोल सकते हैं डिफिनेशन में, इट इज द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। तो कौन कौन से 7 कलर होते हैं, एक तरीका आप याद रखेंगे, बीप गेवर करके। ये देखिए आपका 7 कलर है, ऑर्डर है आपका है, पहले बी होगा, फिर आई होगा, फिर बी होगा, फिर आपका जी होगा, फिर आपका यहाँ पे वाई होगा, फिर ओ होगा, फिर आपका आर होगा। देखिए इसे आप याद रखते हैं, बीप गेवर। 7 कलर देखे हुए, 3 3 6 1 7। तो इस तरह से सातों कलर, और सातों कलर जब किसी एक आपका किसी मतलब स्क्रीन पर ऑब्टेन करेंगे, अगर आप सातों कलर का किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर ऑब्टेन करना, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यानी स्पेक्ट्रम। जब प्रिज्म से लाइट को गुजारा जाएगा तो यह 7 कलर में ब्रेक होगा, और सातों कलर को किसी एक स्क्रीन पर्टिकुलर स्क्रीन पर आप ऑब्टेन करते हैं तो कलर बैंड को, सात का जो कलर बैंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और ये 7 कलर में जो डिवाइड हो रहा है इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें सबसे ज्यादा कौन किसका हो रहा है डिस्पर्सन, मतलब सबसे ज्यादा कौन ज्यादा एंगल से हो रहा है, आपका दिख रहा है यहाँ पे वायलेट है, और सबसे कम एंगल पे कौन जा रहा है, आपका रेड। रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ आपका सबसे ज्यादा होगा और स्कैटरिंग इसका सबसे कम होता है। वायलेट कलर का आपका जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा और स्कैटरिंग इसका सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि रेड कलर का यूज हम लोग डेंजर सिग्नल के रूप में या रेड सिग्नल के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इसका पे रेड कलर का जो आपका रेड कलर का आपका जो क्या बोलते हैं डिस्पर्सन होगा यानी स्कैटरिंग होगा सबसे कम होता है, और इसका वेवलेंथ होगा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग इसको रेड सिग्नल के रूप में भी यूज करते हैं ताकि दूर से भी आसानी से हम लोग के पास ये पहुंच जाए। रिफ्लेक्शन आपको पता है क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से
एक मीडियम आता है और उसी मीडियम में वापस किसी पॉलिश सर्कल से टकरा करके लौट जाता है तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो आपका है आई डिफेक्ट से है। तो यहाँ पे पूछा है कि बाई बाय द यूज ऑफ विच लेंस इज आई डिफेक्ट प्रेस बायोपिया करेक्टेड। प्रेस बायोपिया की बात किया कि प्रेस बायोपिया है कौन सा लेंस का यूज करके हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, जरा जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। इसका आंसर तो आपका हो जाएगा बाइफोकल लेंस। अगर जरा प्रेस बायोपिया की बात करेगा तो इसका हो जाएगा फोकल लेंस, लेकिन और भी लेंस को हम लोग समझ सकते हैं। पहले आई डिफेक्ट देखिए, डिफेक्ट कितने तरह के होंगे हम लोग जो पढ़ना है डिफेक्ट तो बता दें। विजन डिफेक्ट या आई डिफेक्ट जो है ये आपका इस तरह से कुछ है, मायोपिया, मायोपिया का आप लोग आई है, मायोपिया का हम लोग नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। इसको और भी नाम दिया गया है, शॉर्ट साइटेडनेस, या इसको नियर साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मायोपिया में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब है उसी मतलब नजदीक वस्तु को क्लियर देख पाएगा लेकिन दूर वस्तु को क्लियर नहीं देख पाएगा। देखिए वो आता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया हिंदी में बोलता है निकट दृष्टि, तो बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यह हिंदी में आप इसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। तो मायोपिया में होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में हुआ है निकट ही, लेकिन निकट के ही चीजों को देखता है, इस चीज को ध्यान रखें। मायोपिया में क्या है कि यह ऐसी घटना है, आई डिफेक्ट है, जिसमें हम लोग निकट की वस्तु को देख पाते हैं क्लियर, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो उस तरह के आई डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। इसको जब करेक्ट करेंगे हम लोग मायोपिया को, निकट को जब हम लोग करेक्ट करेंगे, इसको हम लोग कॉनकेव लेंस से करेक्ट करते हैं। इसको किसी करेक्ट किया जाएगा मायोपिया को, कॉनकेव लेंस से। पूछ सकता है एग्जाम में कि मायोपिया को कौन सा लेंस से करेक्ट हम लोग करते हैं, तो कॉनकेव लेंस। मायोपिया में हम बताएं कि क्या होता है कि निकट की चीज हम देख पाते हैं, दूर की चीज को हम देख नहीं पाते हैं। और आप लोगों को पता है कि एक हेल्दी आई के लिए जो नियर पॉइंट है, हेल्दी आई के लिए हम बात करें तो नियर पॉइंट आपका क्या है 25 सेंटीमीटर। हेल्दी आई के केस में जो नियर पॉइंट होगा आपका 25 सेंटीमीटर होता है। और फार पॉइंट का एरियर पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, निकट पॉइंट। और फार पॉइंट आपका हेल्दी आई के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। हेल्दी आई है तो हम लोग अनंत तक देख सकते हैं और कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 सेंटीमीटर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको नहीं देख सकते हैं। हाँ क्लियर नहीं देख सकते हैं, थोड़ा दिक्कत होगी दिखने में, उतना स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। दूसरा आपका है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के लॉन्ग साइटेडनेस भी हम लोग बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है, या फार साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दूर की चीजों को हम लोग क्लियर देख पाएंगे लेकिन नजदीक की चीज को क्लियर हम लोग नहीं देख पाते। कोई भी व्यक्ति कि दूर की चीज को क्लियर देख पा रहा है और नजदीक की चीज को क्लियर वो नहीं देख पाता है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से। हाइपरमेट्रोपिया का हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट करते हैं। इसको बोल सकते हैं कि when we are able to see distinct object but we can't clearly near object, this phenomenon या this defect is known as hypermetropia। एक और आपका है प्रेस बायोपिया, जो पूछा हुआ था क्वेश्चन में, आपका एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होगा, इसमें नहीं तो क्लियर नजदीक की चीज होगा देख पाएगा वो, नहीं तो दूर की चीज को देख पाएगा। अब ऐसी दोष को दूर करने के लिए देखो दोनों लेंस लगा लेंगे तो बाई फोकल लेंस हो जाएगा। तो करेक्ट करने के लिए आपको बाई फोकल लेंस का यूज हम लोग करते हैं। प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए बाइफोकल लेंस, लेंस लिखा हुआ है, प्रेस बायोपिया के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज हम लोग करते हैं। कैटरेक्ट भी एक डिफेक्ट है। तो कैटरेक्ट में होता क्या है कि जो लेंस होता है, आई लेंस जो होता है वो थोड़ा क्लाउडी किसी कारण से या किसी वो एज के मतलब एज ढलने के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो सर्जिकल हम लोग सर्जरी करके उसको भी दूर करते हैं। तो इस तरह से कुछ आई डिफेक्ट था। इसका रीजन क्या है, इसको भी हम लोग जानेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें तो ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा आपका। तो मायोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, कैटरेक्ट में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, और इसको हम लोग करेक्शन कैसे कर सकते हैं, नियर पॉइंट क्या है, फार पॉइंट क्या है, सारा चीज को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका, करा कि व्हाट कलर इज यूज्ड इन डेंजर साइन। डेंजर साइन के रूप में हम लोग कौन सा कलर का यूज करते हैं, तो रेड कलर का यूज करते हैं। डेंजर साइन के रूप में हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं रेड कलर के,
क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है, रेड कलर का जो वेवलेंथ है, इसका वेवलेंथ जो है ज्यादा होता है और स्केटरिंग जो है, स्केटरिंग आपका इसका कम होता है। रेड कलर का यूज हम लोग रेड सिग्नल के रूप में करते हैं, इसका हिंदी में यानी रंगधारी ज्यादा होता है और ये वर्ण विक्षेपण जो है कम होता है, बोल सकते हैं आप है। इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा और वर्ण विक्षेपण कम। वेवलेंथ का मतलब है कि कितना स्पीड से लाइट ट्रेवल करके आ रही है, तो इसका वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी से काफी दूर से भी हम लोग इसको देख पाते हैं। और स्कैटरिंग कम होगा, स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना, किसी पार्टिकल से टकरा करके जब लाइट कोई पार्टिकल से टकराती है तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, फैल जाता है, इसी घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। तो ये फैलता कम है, बिखरता कम है, और सबसे ज्यादा बिखरता आपका वायलेट है, और तो रेड सबसे कम बिखरता है और इसका वेवलेंथ भी ज्यादा है, तो ये हमारी आंखों तक जल्दी से पहुंच जाता है, इसलिए हम लोग रेड का यूज करते हैं। ब्लू का भी बिखराव ज्यादा है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि आकाश जो हम लोग का ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लू का स्केटरिंग ज्यादा होता है, इसलिए ब्लू रंग दिखाई देता है। ब्लू, इंडिगो, वायलेट तीनों का स्केटरिंग ज्यादा होगा, तीनों मिलकर ब्लू टाइप से आकाश हम लोग को दिखाई देता है। और उसी में क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सन का आपको पूछता है कि कलर रेड क्यों है, तो इसी वही कारण इसका है कि वेवलेंथ उसका ज्यादा है, स्केटरिंग कम है, इसलिए सन रेडिश टाइप से आपको दिखाई देता है, सनशाइन और सन सेट के समय। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है एसआई यूनिट से क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का आपका एसआई यूनिट का है वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट आपका होगा वो वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। अच्छा, बाकी लोग किसका एसआई यूनिट है, ओम है, ओम का इसका सिंबल है, इसी तरह कुछ है। ये रेजिस्टेंस का है आपका, ओम जो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बोलते हैं इसको है। ये जो आपका है प्रतिरोध का एसआई यूनिट होता है। और एम्पियर जो है इसको ए से डिनोट हम लोग करते हैं। इस एम्पियर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिक करंट का है। ये जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट का है। विद्युत धारा जिसको बोल रहे हैं आप, हिंदी में विद्युत धारा बोलेंगे। कूलम जो है ये आपका चार्ज का है, ये जो आपका है चार्ज का, जिसको आवेश बोलेंगे। और वोल्ट आपका विभवांतर जिसको बोलते हैं हिंदी में वोल्ट को, विभव विभवांतर आप जानोगे, वोल्ट वोल्टेज, विभवांतर को कहेंगे वोल्टेज भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में आपका पूछा हुआ है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में व्हाट इज यूज टू मेजर द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है एमीटर का। यहाँ देख लीजिए इंग्लिश में इसका किसका करंट, किसी सर्किट में कितना करंट बह रहा है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी का एसआई यूनिट एम्पियर है, लेकिन किसी भी सर्किट से कितना करंट जा रहा है उसको जो मेजर करेगा वो एमीटर है। तो करंट ऐसा नहीं कि एम्पियर, देख लीजिए इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए कि करंट का एसआई यूनिट पूछेगा वहां पे एम्पियर होगा, लेकिन अगर पूछेगा कि उस डिवाइस का आप नाम बताइए जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में होकर जाने वाले करंट को मेजर करता है कि इस सर्किट से कितना करंट बह रहा है, कितना एम्पियर का करंट बह रहा है, उसको मेजर करेगा वो आपका एमीटर। वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, या वोल्टेज को। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोला जाता है। वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज को मेजर करेगा, और मीटर जो आपका होगा करंट को मेजर करेगा। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात किया जाए, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर भी आपका करंट ही मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट की मात्रा, यह स्मॉल करंट की मात्रा को बताता है, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट की मात्रा को बताता है गैल्वेनोमीटर। तो वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को। करंट अभी एमीटर का मेजर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। वोल्टमीटर का मेजर करेगा स्मॉल करंट की प्रेजेंस को। और वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टिंग पैरेलल। क्वेश्चन पूछता है कि वोल्टमीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है, तो पैरेलल में इसको कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है, तो सीरीज में किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़े होंगे उसको पता चल रहा होगा कि पैरेलल और सीरीज की हम कहाँ बात कर रहे हैं। तो एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, किस क्रम में, किस सीरीज में, ये आपका सीरीज में है। और आपका इसको वोल्टमीटर कहाँ कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। 10 नंबर जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आपका है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब की आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपका इंग्लिश में देख सकते हैं कि करंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक करंट। कब, जब आपका 120 कूलम्ब दिया हुआ है चार्ज और आपका टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। करंट के लिए फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक बेसिक जो फॉर्मूला है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। कूलम्ब लगा हुआ है मतलब क्यू दिया हुआ है, क्यू मतलब चार्ज होता है, आवेश होता है।
तो क्यू की मात्रा कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। टाइम आपका देखिए 1 मिनट दिया हुआ है, तो 1 मिनट को आप SI यूनिट के अकॉर्डिंग मिनट में नहीं लिखेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे आप लोग? सेकंड में। कितना सेकंड हो जाएगा? 60 सेकंड ये लिखा हुआ है। तो टाइम आपका हो गया 60 सेकंड, कट कर दीजिए आप। कितना हो गया? 2। इलेक्ट्रिक करंट है तो एक किस में मेजर होगा? एम्पियर में। इसका आपका आंसर क्या होगा? 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। थोड़ा सा क्लियर क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ दे रहे हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, इंग्लिश में देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू क्या है? तो हम ये देखिए कॉमर्शियल यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ना आपको है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट देखिए क्या होता है? 1 किलो वाट बराबर, कॉमर्शियल यूनिट है 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। ये किसके किसके बराबर होगा? ये बराबर आपका होगा 1000 वाट जो है आपका, ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। एनर्जी है तो इसलिए यूनिट इसका जूल होगा। पावर था, यहाँ पे वाट था, पावर के साइन यूनिट आपका वाट है इलेक्ट्रिसिटी में। आओ आप ये क्या बोलते हैं, लेंस की पावर बात कीजिएगा तो डायोप्टर होता है। इसी को आप अगर पॉइंट पढ़ाइएगा तो कितना जीरो चलेगा? देखिए एक पॉइंट के लिए एक जीरो खत्म हो गया यहाँ से, तो 5 जीरो चलेगा। 2 3 4 5 जूल में रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से 1 किलो वाट आवर जो आपका है, इस तीनों आपस में सारे इक्विवेलेंट होते हैं। इसका ऑप्शन आपका करना चल जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आप 1 किलो वाट आवर मारेंगे। 1 बायोट के भी इक्वल होता है। 12 नंबर एक, विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा किसमें मिलेगा आपको? तो जनित्र यानी जनरेटर, मोटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। किससे इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा? तो जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई जनरेटर जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मोटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ये जो आपका मैकेनिकल एनर्जी में करेगा, ये आपका इलेक्ट्रिकल में करेगा। अमीटर और गैल्वेनोमीटर के बारे में आप जानिए रहे कि अमीटर जो है करंट के अमाउंट को मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट को मेजर करेगा। तो इसका आंसर जनरेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में आपका विद्युत धारा जो होगा क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होता क्या एक्चुअली? तो शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में क्या हो जाते हैं? किसी कारणवश कनेक्ट हो जाते हैं। लाइव वायर जो आपका है और न्यूट्रल वायर, ये आपस में क्या होते हैं? किसी कारणवश कनेक्ट हो जाते हैं। इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। यह किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। आपस में मान लीजिए कहीं पर कुछ काट उठ दिया जो तभी कनेक्ट हो सकता है, या ज्यादा ओवरलोडिंग के केस भी हो सकता है। इसमें है ओवरलोडिंग, खेल अलग टर्म है। तो इसमें जब कनेक्ट हो जाएगा तो अचानक से धारा जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा बहुत एक्सेस बने लगता है, इसमें वेरी हाई हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट जो होगा तो इसमें धारा का होगा अधिक हो जाता है। देखिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो तार वगैरह सारा जल जाता है, मतलब धारा इतना उसमें बने लगता है। तो कैपेसिटी मान लीजिए जिसको है 2 एम्पियर का, उसमें 10 एम्पियर जान लेगा तो वो जल ही जाएगा। कोई बच्चा का मान लीजिए कैपेसिटी है 5 केजी ढोने का, अब उसको 10 केजी दे दिए, तो इसी परिस्थिति में क्या होगा? वो तो बैठेगा ही ना, मैंने कहानी होगा उसको। तो इसे अगर 2 एम्पियर किसी करंट मतलब वायर का क्षमता है करंट मतलब कंडक्ट करने का, और उसमें 5 एम्पियर जान लेगा, तो हीट इतना जनरेट हो जाएगा कि वायर जल जाता है। क्योंकि जब करंट बहता है तो हीट को जनरेट आपस में या साथ-साथ लेकर करता है। करंट जब किसी भी वायर से जा रहा है तो उसके साथ-साथ में क्या करता है? हीट को भी जनरेट करता है। तो शॉर्ट सर्किट ये है। अच्छा ओवरलोडिंग के केस क्या होता है? ओवरलोडिंग के जो केस है वो क्या होता है? ओवरलोडिंग जो होता है कि जब मान लीजिए ओवरलोडिंग में क्या है कि एक ही सॉकेट से बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रिकल एम्प्लियंस को आप कनेक्ट कर दिए। मान लीजिए फ्रिज भी एक ही सॉकेट से लगा दिए, कूलर भी उसी से लगा दिए आप आयरन भी उसी से लगा दिए, फैन भी बहुत सारा चीज लगा दिए। तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि करंट की मात्रा ज्यादा उसकी आवश्यकता होने लगेगा, मतलब ओवरलोड की घटना। मतलब अब सॉकेट 5 एम्पियर की है, अब बहुत सारा चीज लगा दिए, तो ये हीटर भी लगा दिए बहुत से। जब सेम मतलब कहने का मेरा मतलब है कि एक ही सॉकेट से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लियंस, बहुत सारी चीजों को आप कनेक्ट कर देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में ओवरलोडिंग का केस बनता है। तो ओवरलोडिंग की बात नहीं था यहाँ पे, हम लोग वैसे ही बता दिए ओवरलोडिंग के केस कब बनता है, और शॉर्ट सर्किट अलग है, ओवरलोडिंग अलग है। लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किट में आपका क्या बोलते हैं, जो कोई बोलेगा कि इसमें रजिस्टर, देखिए सर्किट जब होगा तो करंट जब बहेगा, तो इसी केस में वोल्टेज की आपका जो अमाउंट होगा वो लगभग कम हो जाता है। ओवरलोडिंग का क्वेश्चन नहीं था, हम बता दिए उसमें।
क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ये ब्लू लिटमस पेपर जो है आपका टर्न बाय रेड, ब्लू लिटमस पेपर किसके द्वारा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एसिड जो है, अरे ब्लू लिटमस जो पेपर है वो एसिड के प्रेजेंस में रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस आपका एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा? रेड। और रेड जो होगा लिटमस पेपर वो आपका बेस के प्रेजेंस में, देखिए ये हो जाएगा ब्लू। उल्टा रिलेशन है, एसिड जब रहेगा ब्लू को रेड करेगा, बेस जो होगा रेड को ब्लू करेगा। अच्छा अगर न्यूट्रल रहेगा, मान लीजिए ब्लू या रेड है, ब्लू है और यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन है, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। जब वो न्यूट्रल है तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ब्लू के ब्लू ही रहेगा, रेड रहेगा तो रेड ही रहेगा। अगर रेड भी रहेगा यहाँ पे तभी यहाँ पे रेड ही रहेगा। न्यूट्रल के केस में कोई चेंज नहीं होगा, एसिड के केस में ब्लू से रेड होगा, बेस के केस में रेड से ब्लू होगा। और अगर मान लीजिए रेड ही रहेगा, अगर इसमें एसिड में रेड को डालें तो नो चेंज होगा। अगर यहाँ पे रेड है और यहाँ पे आपका एसिड है, इसमें रेड ही रहेगा। इस सबको ध्यान रखेंगे। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस। बेस के बारे में बात किया है। बेस क्या होता है कि अगर टेस्ट की बेस पर बात किया जाए तो ये स्वाद में जो है तो थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वा होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात किया जाता है वाटर में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, OH आयन प्रोड्यूस करता है, OH आयन प्रोड्यूस करता है बेस। और H प्लस आयन कौन रिलीज करेगा? आपका एसिड। एसिड आपका H प्लस आयन करता है, आपका OH कौन करता है? बेस। कहाँ पे? वाटर में डिजोल्व होने के बाद। खैर यहाँ पे बेस के हमको बात हुआ है, तो बेस आपका हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस के श्रेणी में भी आता है। पीएच आपका लगभग इसका 14 के आसपास होता है। पीएच की बात करें तो 14 के आसपास। ये भी आपका नाइट्रिक एसिड है, ये आपका एथेनोइक एसिड है, इसका नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। और ये आपका कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट यानी न्यूट्रल है, इसमें ना ही तो एसिड है नहीं तो ये बेस है। हमको बेस पूछा था तो NaOH हो जाएगा इसका आंसर। फॉर्मिक एसिड जनरली कभी कभी पूछता है कि चेटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। डंक मारने वाला जनरली सारा कुछ होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। बहुत बार क्वेश्चन ही पूछता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH इसका फॉर्मूला होगा। इसी को मेथनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये जितना भी डंक मारने वाला चीज, बिच्छू हो, चींटी हो, एक नेटल प्लांट होता है, सारे में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 जो आपका है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा CSO4 × 2H2। लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या दिया हुआ है? ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया हुआ है। आंसर तो आपका ही चला गया 2। ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको शॉर्ट में POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका कॉमन नाम ये है, ये आपका कॉमन नाम है। लेकिन इसका केमिकल नाम क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस पे बात करें, केमिकल नाम जो इसका होगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 है, हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका केमिकल नाम होता है। कॉमर्शियल नाम क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और POP का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए रहे हैं, CSO4 × 2 सॉरी इंटू हाफ H2O। सिंपल फॉर्मूला है तीनों चीज। इसका कुछ यूजेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। क्योंकि इसका कहाँ काम किया जाता है? इसको फॉर मेकिंग टॉय, इसको टॉयज बनाने के लिए भी किया जाता है, डेकोरेशन में भी किया जाता है। इसका यूज डेकोरेशन में भी किया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा यूज है, ये डॉक्टर द्वारा फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज इन हॉस्पिटल बाय डॉक्टर, इसको लिख सकते हैं, इट इज यूज इन हॉस्पिटल बाय डॉक्टर टू सपोर्ट या प्लास्टर फ्रैक्चर बोन, फ्रैक्चर बोन। यहाँ पे आप प्लास्टर भी लिख सकते हैं। तो जो हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है डॉक्टरों को द्वारा। खिलौना बनाने में, डेकोरेशन में इस तरह का यूज किया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है कि
हड्डी जब टूट जाता है तो कौन किसका मतलब यूज किया जाता है? तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अच्छा, जिप्सम का यूज कहाँ किया जाता है? इसका अच्छा क्या क्या इसका केमिकल फॉर्मूला देखिए रहे हैं आप, केमिकल नाम क्या है? इसका केमिकल नाम जो है, जिप्सम का केमिकल नाम इसका, इसमें इसका केमिकल नाम क्या होगा? सी मतलब केमिकल नाम रासायनिक सूत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम सल्फेट, सारे को जान है कैल्शियम सल्फेट है CaSO4। अब दो लगा हुआ है तो डाईहाइड्रेट, दो लगा हुआ इसलिए क्या होगा? डाईहाइड्रेट। का कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यहाँ लिख दे रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और कॉमन नाम क्या होगा? जिप्सम। इसका यूज क्या होगा? यूज इसका भी कुछ है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है, इस तरह से कुछ यूज किया जाता है। और ये आपका तो खैर कैल्शियम सल्फेट 5 लगा हुआ है तो पेंटाहाइड्रेट हो गया, जिसको नीला थोथा वगैरह भी बोलते हैं इसको, है ठीक है। यहाँ पे हेप्टाहाइड्रेट है, 7 लगा हुआ है, तो इस तरह से कुछ हम लोग। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है अगर आप इसको देखना चाहेंगे, तो जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं, जब जिप्सम को देखिए CaSO4 इंटू 2H2O है, इसको हम लोग 373 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में आएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस और जब हीट करेंगे तब आपका यह क्या बनेगा? वाटर के मॉलिक्यूल को लूज करके यह प्लास्टर ऑफ पेरिस H2O बनाएगा और प्लस में वाटर भी बनाएगा। बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं। तो जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। ये रिएक्शन है। इसका उल्टा अगर इसको आप देखते हैं तो जिप्सम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 देखिए, पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का रिएक्शन है। तो देखिए, सिंगल कंपाउंड है, आपको टूट रहा है दो चीजों में। यह आपका देखिए रिएक्शन की जगह क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टेंट बोलेंगे। और इसको जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जब सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन यानी डिकम्पोजिशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, हिंदी तो देखिए क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जब कोई सिंगल एलिमेंट या कंपाउंड, ऐसे तो कंपाउंड होगा, जब कोई सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में मतलब प्रोडक्ट में, सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक होता है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, ये आपका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए दो अच्छा सिंगल बन गया। जनरली सिंपल सबसे एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दो था मिलके एक हो गया। डिकम्पोजिशन देखिए तीन तरह का होता है। डिकम्पोजिशन आपका कितना तरह का होगा? तीन तरह का। हम बताएंगे डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। एक होता है आपका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। एक आपका होता है फोटोकेमिकल, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। एक आपका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मल में क्या होगा कि ये हीट के प्रेजेंस में होगा। डी फॉर डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ये हीट के प्रेजेंस में होगा। फोटो का मतलब ये लाइट के प्रेजेंस में, फोटो मतलब क्या है? किसके प्रेजेंस में होगा? लाइट के। इलेक्ट्रो मतलब यह इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, यह इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। आई फॉर इलेक्ट्रिक समझिएगा। आइए आपका हीट के प्रेजेंस में हम बेस बना दे रहे हैं, सनलाइट, सॉरी यहाँ पे आपका ये सनलाइट होगा, ये क्या होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में। फोटो मतलब फिजिक्स की भाषा में लाइट से है, यहाँ तो केमिस्ट्री की चीज है। और थर्मल मतलब हीट, यह जो आपका होगा थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। जैसे मान लीजिए यही जो रिएक्शन दिया हुआ था CaSO4 देखिए हीट से, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। या FeSO4 को जब आप हीट कीजिएगा तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। जब आप क्वेश्चन नंबर को एक सेकेंड, हाँ, जब आप इसको हीट कीजिएगा तो क्या बनेगा? FeSO4 को हीट कीजिएगा तो Fe2O3 SO2 SO3।
ये आपका SO3 है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड तो क्लियर लिख दे रहे हैं। के नीचे ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनेगा, नहीं है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, यह थर्मल का एग्जांपल हो गया। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2 लगा दीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा। है यहाँ पे फोटोकेमिकल मतलब लाइट के प्रेजेंस में, तो सिल्वर नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं, AgCl को जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Cl2, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए और यहाँ पे V2, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रो मतलब जब वाटर से आप H2O से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा तो यह H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लगा करके, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन आपका 3 टाइप के होते हैं, थर्मल हो गया, फोटोकेमिकल हो गया और इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, या इलेक्ट्रोलाइसिस, तीनों का एग्जांपल आप देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन में आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट में देखिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि सिंगल रिएक्टेंट, अरे सॉरी लेस रिएक्टेंट जो होता है, अरे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करके खुद का कंपाउंड बनाता है। देखिए इसका हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका ए है और BC है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि बनेगा AC प्लस B। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, अगर ऐसे देख के पूछ दिया, बोले किस तरह का रिएक्शन है, तो आपको बताना होगा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पूछ के प्लस बी ऐसे पूछ दिया तो किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना होगा कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पे AB है और इसको हिट करके ए और बी बना रहा है, ऐसे अगर पूछ दिया तो आपका डिकम्पोजिशन, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और एक को और आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ABXY है, इसके वाला इसके पास मिलता है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। फिर हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद का कंपाउंड बनाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कि मान लीजिए Fe आयरन को हम कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन, तो जब इसको कराइएगा रिएक्शन तो बनाता है FeSO4 प्लस यहाँ पे होगा कॉपर। देखिए यहाँ पे आयरन का किया कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस किया, मतलब कॉपर को हटा दिया और खुद का कंपाउंड बना लिया, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और भी आप जिंक को भी करा सकते हैं, जिंक भी इसी तरह से करेगा। तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा करके डिस्प्लेस करके खुद का कंपाउंड बनाएगा, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 देख सकते हैं कि विच गैस इज इमिटेड ऑन एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आपका कौन सा गैस एनोड पर कलेक्ट होता है। देखिए एनोड पर बात किया रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि जब हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, जब हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को एनोड और कैथोड मान लीजिए है, जब हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपका जो होगा, जनरली माइनस छोटा वाला होता है, बड़ा वाला प्लस, जो वैसी परिस्थिति में जब वाटर से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, मान लीजिए 6 वोल्ट का बैटरी लगाए हुए हैं, जब पास कराते हैं तो वाटर जो होता है दो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। एक मान लीजिए ये आपका एनोड है, एनोड पर जनरली प्लस चार्ज, और ये आपका कैथोड मानते हैं, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। देखिए एनोड पर बात किया है, तो एनोड पे जो रिएक्शन होगा, एनोड पर जो रिएक्शन होता है वो आपका होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऑक्सीडेशन में आप इलेक्ट्रॉन के बेस पर हम बात करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या अगर ऑक्सीजन की बात कीजिएगा तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और कैथोड पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिडक्शन का रिएक्शन होता है, पूछ सकता है कि कभी कभी रिएक्शन किस तरह का होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वही चयन और अपचयन करके होता है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो देखिए एनोड पर जो होता है आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, O2 होता है, और कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर एनोड पे पूछा था हमसे, तो आपका ऑक्सीजन हो गया। अगर यही क्वेश्चन को कैथोड पर अगले बार पूछ दे तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात पूछा है। चयन अपचयन देख सकते हैं हिंदी में आप, देखिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन संचारण, विकृत गंधिता, रेडॉक्स, इनमें से कोई नहीं ऐसा करके दिया हुआ, इंग्लिश में देखते हैं हम लोग। तो उपचय यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रेडॉक्स नाम दिया जाता है। इसका एक साथ नाम का है रेडॉक्स। यहाँ से आरईडी लिया हुआ है और यहाँ से आपका ओएक्स लिया हुआ है, देखिए दोनों मिलाकर ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। एक साथ जब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स। जैसे कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं आप रेडॉक्स का, जैसे आपका कॉपर ऑक्साइड को हम लोग अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है आपका है कि ये कॉपर बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा H2। यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। देखिए अगर जहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन होगा, तो बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का होता है रिडक्शन, और ऐड ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीडेशन। ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कभी कभी आता है एग्जाम में पूछ देता है कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, ये होता है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में आपका रिएक्शन का डिफरेंशन है, या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का या तो गेन होगा या ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन गेन होगा और हाइड्रोजन का होगा रिमूव। दोनों में से कोई केस हो सकता है, दोनों में से कोई। प्लस लिखे मतलब ऑक्सीजन गेन करना, माइनस लिखे मतलब हाइड्रोजन को हटाना। इसमें हाइड्रोजन को गेन करना, ऑक्सीजन को हटाना, दोनों में से कोई केस हो सकता है। तो इस क्रिया को बोलेंगे रिडक्शन और इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे दोनों का नाम क्या है, रेडॉक्स। कोरोजन ऐसा क्या है, कोरोजन भविष्य से हटा दिया सिलेबस से। कोरोजन का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को आप मतलब किसी लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देते हैं तो किसी अन्य के साथ रिएक्शन करके, एसिड या वाटर या किसी के साथ रिएक्शन करके क्या होता है कि डे बाय डे जो होता है उसका लेयर जो होता है डिस्ट्रक्ट होने लगता है, मेटल बर्बाद होने लगता है। ठीक है, वो रिएक्शन करके क्या होता है कि अपने लेयर मतलब वो क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी है कि जब खाद्य पदार्थ को हम लोग, फूड आइटम को हम लोग लंबे समय तक खुले हवा मतलब छोड़ दे तो उसकी स्मेल टेस्ट सारे बदल जाते हैं। इस घटना को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी, कोरोजन, रेडॉक्स आप देख लिए। 20 नंबर में आपको पूछा है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर आपका यहाँ पे दिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग कॉपर, ऐसे सिल्वर होता है। अगर आपको सिल्वर रहता है, सिल्वर रहता है, लेकिन यहाँ पे कॉपर दिया हुआ है, देखिए आपका कॉपर होगा। सिल्वर कॉपर दोनों है, बट बेस्ट में आपका सिल्वर रहता है। 21 नंबर आप देख सकते हैं, गंधक एक है, गंधक यानी सल्फर। तो सल्फर का एक हुआ नॉन मेटल। सल्फर क्या है, नॉन मेटल। इसको हम लोग सल्फर को एच से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16 होता है। मेटल मेटलॉइड क्या होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरफ प्रॉपर्टी रखता है। मेटलॉइड क्या होता है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरफ प्रॉपर्टी रखता है। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन को हम लोग एसआई से डिनोट करेंगे। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरोन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब जो आपका है ये सब मेटलॉइड है। आर्सेनिक हो गया, ये सब का है मेटलॉइड। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, उसको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। मिक्सचर वही दो या दो से अधिक मिला दिए तो मिक्सचर बन जाएगा, इसको हम लोग एलोए के नाम से भी जानते हैं। 22 नंबर में क्वेश्चन आइए गया एलोए का, लेड और टीन का एलोए क्या कहलाता है। तो लेड और टीन का जो एलोए है आपका ये सोल्डर कहलाता है। क्या कहलाएगा, सोल्डर। ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। कुछ हम इंपॉर्टेंट एलोए लिख दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपका श्योर है कि पूछा जाएगा, इसको आप देख लेंगे। एलोए जैसे हमें मान लीजिए ब्रास, फर्स्ट नंबर मौका लिखे ब्रास। ब्रास जो आपका है वो कॉपर होगा इसमें और आपका जिंक होगा। ब्रास में कॉपर और जिंक से ब्रोंज। ब्रोंज जो होगा, कॉपर तो होगा ही होगा, ये किसमें हो जाएगा, टीन, कॉपर और टीन होगा। फिर आपका सोल्डर भी देखिए आप, पूछा हुआ एग्जाम में, इसमें लेड होगा, पीवी मतलब लेड, और प्लस क्या बनेगा, टीन से बनेगा। यहाँ देखिए पूछा हुआ भी था लेड और टीन। और भी आप कुछ देख सकते हैं एलोए को, ऐसे खैर एग्जाम में पूछे जाने वाला यही है आपका। ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, सोल्डर हो गया। और स्टील के बारे में पूछा जाता है, स्टील आपका आयरन और कार्बन जनरली होता है।
तो आयरन और कार्बन से, और भी कुछ कुछ कभी कभी मिले होते हैं। गन मेटल आपका है तो कॉपर हो गया और जिंक हो गया, और आपका ये कॉपर हो गया इसमें, और जिंक हो गया, और आपका टीन हो गया। ये तीनों का मिक्सचर क्या होता है? गन मेटल कहलाता है। गन मेटल भी यहाँ लिख सकते हैं आसान। तीन मतलब इंपॉर्टेंट है आपका, ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर, ये तीनों पूछे जाते हैं। गन मेटल भी देख सकते हैं, काम लिख दिए। मेटलॉइड के बारे में आपको लोग बता ही दिए। तीन स्टील का भी बता दिए मिक्सचर क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार पूछे जाते हैं। इसको देखिए, हाइड्रोकार्बन आपका दो तरह के हैं, एक आपका एल्केन है, अरे क्या बोलते हैं, एक सेचुरेटेड एक अनसेचुरेटेड। यहाँ में एल्केन के बारे में पूछा है। देखिए फॉर्मूला, हम जनरल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं तीनों का। जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, एल्केन का क्या होगा? हिंदी इंग्लिश सेम है तो खैर हिंदी इंग्लिश कोई इशू नहीं है। एल्केन के लिए आपका होता है CnH2n प्लस 2। एल्केन के बाद आपका क्या होगा? एल्कीन। एल्कीन का क्या होगा? एल्कीन का होगा आपका CnH2n, केवल ये एल्कीन का होगा। अल्काइन का क्या होगा? CnH2n -2। यहाँ देख सकते हैं तीनों चीज पूछा हुआ है। फिर एल्केन की खाली था, इसका ऑप्शन दिया जाएगा पहला। तो एल्केन के लिए होगा, एल्कीन अगर पूछता तो CnH2n हो जाता। अगर अल्काइन पूछता तो CnH2n -2। तीनों को हम लिख दिए। ये हाइड्रोकार्बन का चैप्टर 4 का क्वेश्चन था। 24 क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात किया है। तो इसे इसका ऑप्शन तो चला जाएगा अल्डिहाइड में आपका ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। अल्डिहाइड का आपका सेकेंड ऑप्शन जाएगा। उसको फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप ग्रुप ऑफ एटम होते हैं या एटम होते हैं जो किसी कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। ये आपका क्या है? ये जो आपका कार्बोसिलिक है, अगर इसके बारे में पूछता है, ये कार्बोसिलिक है। कार्बोसिलिक, ये कार्बोसिलिक है। कार्बोसिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोसिलिक एसिड है। ये आपका अल्डिहाइड है, क्वेश्चन पूछा था। और ये आपका कीटोन है, अगर इसके बारे में पूछता तो ये आपका कीटोन है। ये क्या है? तो ये अल्कोहल है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका अल्कोहल। तो ये OH लगा रहेगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? अल्कोहल। CHO लास्ट में लगा रहेगा, ये भी लास्ट में, ये बीच में लगा रहता है। कीटोन जनरली कहाँ रहता है? बीच में रहता है। ये COH लगा रहेगा तो आपका कार्बोसिलिक। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? ऐसे लगा रहता है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से लगा रहेगा लास्ट में। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और इधर आपका OH लगल रहेगा। देखिए OH तो है लेकिन आपका इसके साथ डबल O है, इस वक्त OH समझ लीजिए कि अल्कोहल है। इस तरह से जुड़ा रहेगा। ये कैसे जुड़ा रहेगा? इसका जो स्ट्रक्चर आपका होगा, ये ऐसे ही लास्ट में जुड़ सकता है या आपको ये ऐसे भी जुड़ सकता है लास्ट में। ये भी आपका अल्डिहाइड ही होगा। कीटोन आपका कैसे होगा? ये कार्बन होगा और कार्बन के साथ इधर भी कुछ जुड़ा रहेगा, इधर भी कुछ जुड़ा रहेगा, और या तो ऊपर ऑक्सीजन जुड़ेगा या नीचे जुड़ेगा, और अल्कोहल लास्ट में इसी रहेगा। ये अल्कोहल हो गया, ये आपका कीटोन हो गया, ये आपका अल्डिहाइड हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और एक हाइड्रोजन भी ग्रुप होता है। हाइड्रोजन में क्या रहेंगे? तो आपका क्लोरीन, आपका ब्रोमीन, इस तरह के आयोडीन, ये सब आपका हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं, जो ग्रुप 17 का एलिमेंट होते हैं। इसको हाइड्रोजन ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। तो भी आपका रहता है हाइड्रोजन ग्रुप। यहाँ हम लोग पूछा था एल्डिहाइड के बारे में, तो एल्डिहाइड बता दिया हम लोग। इस तरह से भी देख के पूछ सकता है कि कौन सा ग्रुप है, ये पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? ठीक है, एथेनॉल, देखिए एथेनॉल का पहले सूत्र हम लोग लिखते हैं। एथेनॉल ऑल लगाए थे अल्कोहल ग्रुप है, तो ये होगा CH3 CH2 और लास्ट में OH, दो कार्बन है तो एथेनॉल है। ऐसे कार्बन इस कंपाउंड में सारा डिटेल होगा। एक इसको साथ रिएक्शन करना है सोडियम के साथ। ये बनाएगा क्या? ये आपका बनाता है CH3 CH2 और O, ये बनाएगा Na, सोडियम एथा ऑक्साइड, और प्लस में ये आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपका क्या है? सोडियम एथा ऑक्साइड। क्या है? सोडियम एथा ऑक्साइड।
सोडियम ऑक्साइड है। और गैस पूछा था, कौन गैस बनाएगा? आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, सोडियम खाली लिखने का। चैप्टर 4 का चीज है। 26 नंबर में आपको पूछा है कि नंबर ऑफ पीरियड इन द मॉडर्न पीरियड। द नंबर ऑफ पीरियड जो मॉडर्न पीरियड के बारे में कितना होगा? पीरियड अगर पूछेगा 7, तो समझ जाए पीरियड कितना होगा? पीरियड 7 होगा। अगर ग्रुप पूछता तो, अगर एग्जाम में ग्रुप पूछा तो 18, ग्रुप पूछेगा तो 18, पीरियड पूछेगा तो 6। ऐसे देखो पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखते होंगे, ऐसे खैर बढ़ा दिया। इस तरह से वर्टिकल जो लाइन देखते होंगे ये आपका ग्रुप कहलाता है। ऐसा ऐसा जो ओरिएंटल लाइन देखते होंगे आपका पीरियड कहलाता है। ये लाइन आप देख रहे हैं ऐसे, तो ये आपका पीरियड कहलाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, इसको आप हम लोग ग्रुप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27। सो अपोजिट मोशन के लिए आवश्यक है, यानी एसेंशियल फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन दो तरह के, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक अपने होंगे। ऑटोट्रॉफिक में क्या क्या आवश्यक है? तो इसमें देखिए यहाँ पे ये जनरली प्लांट में होता है ना, और छोटे छोटे जीवों में तो CO2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन करेगा। जो कहा चाहिए? सनलाइट चाहिए, इसलिए मतलब सनलाइट, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस में क्या बनेगा? O2 बनेगा। प्लस में क्या बनेगा? O2। यहाँ पे भी आप बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 लगा दिए, यहाँ पे 6 लगा दिए, यहाँ पे 6 लगा दिए, 6 है, 6 लगा हुआ है। ठीक है, बैलेंस क्या? अब यहाँ पे 6 है, बैलेंस करेंगे लगा सकते हैं। तो हम लोग ये ऑटोट्रॉफिक का रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ही है। क्या क्या चाहिए? देखिए CO2 भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ऑप्शन देखिए कागज दिया हुआ है, CO2 वाटर चाहिए ही चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज भी है, ऑल ऑफ दीज आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? 4 ऑप्शन होगा। 28 नंबर, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात किया है, इंग्लिश में थोड़ा देख लें। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है भाई? स्टमक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड देखिए कहाँ पे? स्टमक में। कहाँ पाया जाएगा? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाएगा। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस होगा, या सेक्रेशन का होगा? गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होगा। गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करेगा? इसमें क्या होगा भाई? गैस्ट्रिक जूस में आपका क्या होगा? म्यूकस होगा, और आपका होगा HCl होगा, और आपका पेप्सिन होगा। एक तरह कहेंगे, ठीक है, म्यूकस होगा, HCl होगा, पेप्सिन होगा। ये कहाँ पे पाया जाएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में पाया जाएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सेक्रेट होगा? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या पाए जाएंगे? म्यूकस, HCl और पेप्सिन। म्यूकस क्या करता है? देखिए HCl क्या करता है? तो HCl हम जो खाना खाते हैं, तो हमारे खाना के साथ जो भी कीटाणु या जर्म जो आ जाते हैं उसको किल करने का काम करता है। HCl जो है हमारे खाना में जो भी मतलब कीटाणु वगैरह है उसको किल करने का काम करता है। और ये पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड कराता है। HCl जो है पेप्सिन को एक्टिव, ये इनएक्टिव होता है, बट मतलब एसिड के प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है एसिड के प्रेजेंस में होता है, इसलिए HCl जो है खाना के साथ आने वाले कीटाणुओं को भी मारता है, और पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस आपको प्रोटेक्ट करेगा HCl के प्रभाव से। म्यूकस जो है HCl के प्रभाव से प्रोटेक्ट करेगा। HCl खाना में आने वाले बैक्टीरिया वगैरह के भी, आपको बैक्टीरिया वगैरह को किल करेगा, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। और पेप्सिन जो क्या करेगा? पेप्सिन आपका प्रोटीन को ब्रेक करेगा, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो किसको करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में देख लिया हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन, पीतरस का स्राव होता है। इंग्लिश में देखिए, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय। बाइल जूस को कौन सेक्रेट करेगा? लीवर करेगा। बाइल जूस कौन करेगा? लीवर करेगा। और इसमें अगर पूछता है कि ये कलेक्ट कहाँ होता है, तो कलेक्ट होता है गल ब्लैडर में। कहाँ होता है? गल ब्लैडर। ये आपका बाइल जूस जो है एसिडिक होता है, अरे सॉरी बेसिक होता है, ये अल्कलाइन होता है। या नेचर में कहा होता है? अल्कलाइन, यानी बेसिक नेचर का होता है। पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस को वो करेगा, सेक्रेट करेगा। एक ग्रसनी जो खाना जिसे हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है। विच इज द स्मॉल
इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन एक वर्ड यूज किया, देखिए अगर एक्सोक्राइन करता तो अलग आंसर होता है, इंडोक्राइन किया, ग्लैंड दो तरह का, एक इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, यहाँ पे इंडोक्राइन किया, तो इंडोक्राइन किया है तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं रहता है तो पिनियल ग्लैंड होता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में नहीं रहता तो उस परिस्थिति में आंसर कहा जाता है पिनियल ग्लैंड। ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये अब तक हो गया स्मॉलेस्ट, कब होता है जब पिट्यूटरी नहीं रहता तब, लेकिन इसका ऑप्शन में आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो। और अगर लार्जेस्ट पूछता, अगर लार्जेस्ट की बात करता है तो आपका क्या होता है, थायराइड होता है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन की बात करता है तब, अगर एक्सोक्राइन में लार्जेस्ट करता है, एक्सोक्राइन में, अगर एक्सोक्राइन में लार्जेस्ट की बात करता है तो लीवर हो जाए, प्यूटेड किसी को होता है, क्या होता है, लीवर 1.5 सबसे बड़ा ग्लैंड यही है, बट यहाँ पे इंडोक्राइन हो जाता है, स्मॉलेस्ट हो जाता, फिर पिनियल नहीं दिया इसलिए पिट्यूटरी हो जाएगा। इसको एक और चीज, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए इसको, ये ब्रेन में आपका बटर की दाना की तरह होता है, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रिनल ग्लैंड करो या मरो, यहाँ से सिक्रेशन होता है, पेयर में पाया जाता है एंड्रिनल, ये जो ग्लैंड है पेयर में पाया जाता है, वो भाई क्वेश्चन पूछ सकता है। घेंगा रोग कहाँ से पनपता है भाई, तो लेक ऑफ आयोडीन, आयोडीन का डिफिशियंसी होता है, और ब्लड लॉस तो एनीमिया होगा, अगर ब्लड की कमी है, यहाँ पे इंसुलिन के हो जाए, डायबिटीज हो जाएगा, यहाँ पे लैक ऑफ शुगर होगा, तो ठीक है, तो तीनों ऑप्शन लैक ऑफ शुगर, डायबिटीज का केस बनेगा, ब्लड लॉस का होगा, एनीमिया का होगा, एनीमिया, और आयोडीन का डिफिशियंसी का होगा, आपका ग्वाइटर रोग होगा, जो गले में होता है, खुल जाता है किसी का गला वगैरह, पूछता है आयोडीन की कमी से कौन सा होगा, तो ग्वाइटर रोग। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, जलपुंज वगैरह ये सब अंडाशय, स्त्री केसर, प्राक्कन, प्राकोष में क्या पाए जाते हैं, प्राक्कन पाए जाते हैं, प्राकोष में क्या होगा, प्राक्कन यानी पोलन ग्रेन। व्हाट इज फाउंड इन एंथर, एंथर में आपका पोलन ग्रेन पाया जाता है। यह फ्लावर के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, अगर हम बोले कि एंथर पोलन ग्रेन कहाँ होता है, ये खैर आपका एंथर में पाया जाता है। पोलिनेशन आप देखे होंगे कि ट्रांसफर ऑफ एंथर, अरे सॉरी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन बोला, पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन जो था, एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ होता था, स्टिग्मा का, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा के पास, एक फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, इसको बोलते हैं पोलिनेशन, तो क्या बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है, ठीक है। और भी फूल में बहुत सारे पार्ट है, मेल पार्ट, जैसे में स्टेमन जो है पूछता है कभी कभी, स्टेमन में दो चीज होता है, एक आपका होगा एंथर और एक होगा फिलामेंट, फिलामेंट क्या ही है, तो एंथर में ही कहाँ पाया जाएगा, पोलन ग्रेन पाया जाता है, कौन होते हैं, और यहाँ से जब एंथर से स्टिग्मा के पास आता है, पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के पास जाएगा, सेम फ्लावर में भी हो सकता है, अलग फ्लावर में भी सेम स्पीसीज के हो सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पोलिनेशन, ये आपका मेल पार्ट होता है। और भी इसमें फ्लावर में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम लोग देखेंगे, तो इसमें चीज़ों को बताया जाएगा कि खैर बहुत सारा चीज़ इसमें है। और इसमें आपका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, ओवरी आपका फ्लावर किस तरह से पार्ट जो है, ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है, इस तरह से बीच में आप देखते होंगे ऐसे कुछ पार्ट, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, ये आपका स्टाइल है, स्टिग्मा ये कहलाएगा, ये आपका स्टाइल कहलाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होता है, ओवरी, और ओवरी के अंदर जो होता है वो आपका ओव्यूल, जहाँ पे एंथर वगैरह आन के यहाँ पे ही फीड वगैरह बनता है। ये सारे तीनों के एक साथ अगर नाम दे दें हम लोग, तीनों के एक साथ, तो इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, तीनों के एक साथ क्या बोलेंगे, पिस्टिल या कार्पेल, तीनों के एक साथ बोला जाएगा, जैसे मैं दोनों के एक साथ स्टेमन, यहाँ पे तीनों का अगर एक साथ बोले तो पिस्टिल बोला जाएगा, इसका खैर आंसर हो जाएगा पोलन ग्रेन हो जाएगा। मानव में निषेचन मतलब कोई फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होता है, ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो ये आपका होता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर 4 चलेगा। इसको एक और नाम है ओविडक्ट, इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है। यूटेरस क्या होता है, यहाँ पे आपका डेवलपमेंट ऑफ ओवरी होता है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय होता है, जाइगोट का यहाँ पे विकास होता है, यहाँ पे बच्चा का विकास होता है, चाइल्ड का,
जल्दी बोल सकते हैं। यहाँ पे बच्चा का विकास होता है, यानी न्यूली बेबी जो होता है, यहाँ पे ओवरी का होता है, ओवुलेशन की क्रिया होता है। ओवरी जो है फीमेल का पार्ट है, ये भी फीमेल का पार्ट है, ये भी फीमेल का पार्ट है, सारा फीमेल का ही पार्ट है इसे। ओवरी से क्या होगा, एग रिलीज होगा, ओवरी से एग, या इसको ओवम भी बोलते हैं। ओवरी से क्या होगा, ओवम। ओवम को प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ओवा। तो ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है। तो ओवरी से रिलीज होगा ओवम या एग, और टेस्टिस से जो होगा मेल पार्ट्स के, टेस्टिस से जो होगा आपका स्पर्म होगा, तो मेल गैमेट्स है। स्पर्म मेल गैमेट्स कहलाता है, और एग्स जो आपका फीमेल गैमेट्स कहलाता है। और दोनों जब आपस में मिलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन भी होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जब दोनों मतलब मिलेंगे तो सबसे पहला जो सेल बनेगा वो बनता है जाइगोट। सबसे पहला सेल जो बनेगा वो जाइगोट बनेगा। अब ऑर्गन की बात करेगा कि सबसे कोई भी बच्चा या बच्ची कुछ भी हो, जब ऑर्गन डेवलपमेंट होगा तो हार्ट, सबसे पहला ऑर्गन कौन होगा, हार्ट। और जब सिंगल सेल बनेगा वो जाइगोट का बनेगा, ठीक है। तो टेरेस में बच्चे का विकास वजाइना में, जिससे बच्चा जन्म लेता है, जिससे बच्चा फीमेल पार्ट है, जिससे बच्चा जन्म लेता है। 34 नंबर में कहा था क्वेश्चन, द जीनोट, देखिए हिंदी में भी देख सकते हैं, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, जीनी संरचना। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मतलब क्या, जेनेटिक मतलब जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या आता है कि इसमें जनरली इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल प्रॉपर्टीज, जीनोटिक में इंटरनल प्रॉपर्टीज, उसका करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है, करेक्टर या ट्रेड, यहाँ पे जो है ट्रेड का ट्रांसफर होता है या करेक्टर का होता है। फिनोटाइप में फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप में क्या होता है, फिजिकल, जैसे किसी के पापा अगर थोड़ा सा लंबे उम्बे है या कुछ है, उस तरह से उसका बेटा भी जनरली होता है कि लंबा ही होगा, ये फिजिकल अपीयरेंस है। लेकिन करेक्टर जो इंटरनल करेक्टर है उसमें वो जेनेटिक होता है। सबका जेनेटिक पूछा था तो फिनोटाइप, फिजिकल अगर पूछा तो फिनोटाइप होता है। हेरेडिटी का है ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। करेक्टर का ट्रांसफर होना मतलब पेरेंट से उसके बच्चे तक जो करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग हेरेडिटी बोलते हैं। वेरिएशन का है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या बदलाव आया, उसको वेरिएशन बोलेंगे। ओवुलेशन का होगा, ओवुलेशन वेरिएशन से बहुत लॉन्ग चेंजेस है, काफी लंबे समय के बाद में चेंज ही हो जाना, बदल जाना जीव, वो आपका ओवुलेशन है। जैसे पता चला कि बंदर से धीरे 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 कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स पहले बंदर के वो रूप में थे, अब धीरे धीरे वो क्या हो गए, आदमी के से प्रेरित ओवुलेशन हो गया। तो ये ओवुलेशन है। 10th क्लास में बुक में आप देखिएगा, प्राची का बुक है, उसमें बताया हुआ था एक बात कि लिजार्ड के एक समय ऐसा होगा उसमें पंख आ जाएगा, उड़ने लगेंगे, तो एक तरह का ओवुलेशन हो जाएगा, अगर ऐसा चेंजिंग आ जाएगा, स्पीसीज ही बदल जाएगा तो ओवुलेशन है। और पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज आ रहा है, वेरिएशन है। जेनेटिक इंटरनल जो जेनेटिक चेंज आ रहा है, उसका करेक्टर में चेंज आ रहा है, जेनेटिक है। देख रंग रूप में चेंज आ रहा है, वो फेनोटाइप है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनोटाइप। स्त्री में कौन सा लिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्त्री में कौन सा होता है, एक्स एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। और अगर मेल में पूछा तो एक्स वाई, ठीक है। तो बच्चा बच्ची का जन्म होना किस पर डिपेंड करता है, तो आपका मेल पर करता है, क्योंकि गर्ल्स में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई। अगर एक्स एक्स के साथ मिला, अगर इसका एक्स एक्स के साथ मिलेगा तब गर्ल्स, और अगर इसका एक्स इसका वाई के साथ मिलेगा तो बॉय का जन्म होगा। तो गर्ल्स या बॉयज होना किस पर डिपेंड करता है, तो मेल पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें फीमेल कोई मतलब उनका कोई गुना नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोमैग्निफिकेशन कॉजिंग केमिकल्स, तो डीडीटी इसका आंसर जाएगा आपका एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो डाइफॉस्फेट है आपका, ये आपका यहाँ पे ही इसको बोलते हैं करेंसी ऑफ, मतलब एनर्जी, एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें देखो बायोमैग्निफिकेशन या बायोकेमिकल भी इसको लिख सकता था, बायोमैग्निफिकेशन को बायोकेमिकल भी लिख सकता था। एक्चुअली होता क्या है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या टॉक्सिक सब्सटेंस धीरे धीरे अकुमुलेट हो रहे हैं, हानिकारक चीज, मतलब मान लीजिए कोई ट्रॉपिक लेवल में कुछ चीज हानिकारक हो, अगला चीज किसी चीज को खाया, उसमें कुछ उसका मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब हानिकारक चीज उसमें आया, उसको कोई और खा गया, उसका भी कलेक्ट होकर उसमें आया, फिर उसको कोई और खा गया, ऐसे ऐसे खा रहा था। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है मतलब हानिकारक चीज है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कलेक्ट होते जा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन। इसका ऑप्शन चल जाएगा डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ कैसे उपभोक्ता है, देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल क्या है, देखिए आप
यह स्टेज ऑफ फूड चेन है, स्टेज ऑफ फूड चेन। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है ट्रॉफिक लेवल में, ये सबसे पहले प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर पर कौन आएगा फिर? प्राइमरी कंज्यूमर होगा। यहाँ पे कौन आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। इसको ट्रेंगल के शेप में आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ। यहाँ मान लीजिए प्रोड्यूसर हुआ, फिर आपका प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आपका टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरह से कुछ बढ़ते चला जाता है। तो प्रोड्यूसर एक घास वगैरह जनरली प्रोड्यूसर है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर के लिए फुल लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रास, ग्रास के कौन खाएगा? ग्रास ऊपर खाएगा। ग्रास को आपको ग्रास ऊपर खाएगा। फिर इसको कौन खाएगा? इसको आपको फ्रॉग खा सकता है। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, जनरली लैंड पर की बात है। फिर इसको कौन खाएगा? काइट ओवर आपका खाएगा। फिर इसको लायन ओवर खाएगा, या और भी हो सकता है, इसी को हम बोल सकते हैं ग्रास। ग्रास को मान लीजिए खाया, हम लोग गोट बोलते हैं, बकरी खा सकता है। और इसको मान लीजिए चाहे ग्रास को ग्रास ऊपर खा लिया, चाहे गोट खाया, फिर इसको मान लीजिए आपका टाइगर वगैरह खा सकता है, या लायन वगैरह जो भी है इसको खा सकता है। ऐसे ऐसे अलग अलग केसेस में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल का एग्जाम्पल हो सकता है। ये देखिए, ये आपका प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जितनी भी हर चीज है प्रोड्यूसर। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर आपका क्या हो गया? टर्शियरी। ऐसे ऐसे चलते जा रहा है वो। तो इसको खाया हुआ उसको खाया हुआ एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। इसको ज्यादा कि क्या बोलते हैं, जो बाघ है वो कौन सा वो है? तो बाघ आपका जनरली आपका ट्रॉफिक थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आता है। इसमें आता है ये थर्ड में आता है। ये आपका बाघ जो है, देखिए एक होता है हर्बीवोरस, फिर होता है ओमनीवोरस, एक कार्बीवोरस। ये बाघ आपका कार्बीवोरस में आता है कि मांस वगैरह खाता है ये। और ओमनीवोरस में कौन आएंगे? जो दोनों खा रहे हैं, तो थर्ड हो जाएगा। ट्रॉफिक लेवल फूड चेन क्या है? कितना एनर्जी? 10% एनर्जी ट्रांसफर करता है, 90% यूज करता है। सारे चीज को डिटेल में बताया जाएगा कभी। चिपको आंदोलन की बात में किया है तो इसका 1900 कितना में हुआ था? 70 में हुआ था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में हुआ कहा था? ये आपका उत्तराखंड के चिपको आंदोलन था। ये आपका उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, उत्तराखंड कहाँ से? गढ़वाल एक जिला है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है। और उसका एक गांव के नाम था रेनी, रेनी नामक गांव में हुआ था 1970 में। सबसे पहले पहले यूपी में आता था 1970 है, अब उत्तराखंड में आने लगा। तो सबसे पहले चिपको आंदोलन जो हुआ था 1970 में आपका उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रेनी नामक गांव में हुआ। एक चिपको आंदोलन था क्या एक्चुअली? तो वहाँ के जो ठेकेदार वगैरह थे सारे जंगल में, मतलब जो पेड़ था उसको काट रहे थे। तो वहाँ के लेडीज जो महिलाएं लोग थी, पेड़ से जाके काके चिपक गई पेड़ को अपने बचाने के लिए। तो इस तरह से उस आंदोलन का नाम रखा चिपको आंदोलन। पेड़ के बचाने के लिए ठेकेदारों से, मतलब पेड़ को कटाई, पेड़ के जो कटाई ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है उसको बताने के लिए जो महिलाओं के द्वारा पेड़ में चिपक के आंदोलन जो की थी उसको बोला गया चिपको आंदोलन, जो 1970 में हुआ आपका उत्तराखंड में। दो क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ही बचा है। तो इसके लिए स्पीड तो जनरल इसको याद रखना पड़ेगा आपको, 15 किलोमीटर पर आवर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन लास्ट जो आपका होगा 14 नंबर, व्हाट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियल एनर्जी में होता क्या है कि मतलब इसमें क्या किया जाता है कि पानी को, कनेक्ट पानी को किसी टरबाइन पर गिराया जाता है, ठीक है, और इसको कनेक्ट किया जाता है, फिर जनरेटर ट्रांसफर इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। और टरबाइन जब घूमता है तो इस तरह से क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टरबाइन जो होता है ये मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब किससे किया जा रहा है? वाटर से जनरेट किया जा रहा है, इसलिए हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब आपका क्या है? वाटर है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपका इसमें क्या होता है कि मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो इस तरह के जो एनर्जी जो किस एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है
इसमें पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को लगभग देखें, जो 40 क्वेश्चन आपका था। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस सब का, ये मैथ का भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ये आपका इस तरह से 40 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया जो इसमें था।